अब ये रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है। इस रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन में इफ अ पर्सन लीव्स इंडिया, इफ एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, तो वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाता है। कितना, कौन सा कंडीशन देखते हैं? ओनली 182 डेज। इसमें और एक कंडीशन डाल दिया है इन्होंने, जो अभी अमेंडमेंट हुआ है, कि जब तक वो शिप में रहेगा तब तक हम लोग मानेंगे कि वो इंडिया में है ही नहीं। ठीक है, तो यही वही कहानी है। तो ड्यूरिंग द लास्ट 4 years प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, तो हम लोग 16-17 में निकाल रहे हैं, उसके पहले के 4 साल का कहानी लिखा हुआ है कि वो इंडिया में 430 दिन था, यानी कि 60 डेज का कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाता है 16-17 में, और पिछले 4 साल में 365 डेज का कंडीशन, तो ये रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन में फॉल कर गया तो 182 डेज का कंडीशन चेक करेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 16-17 ही वाज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 830 डेज। इसका मतलब ये जो 730 डेज का भी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशनल कंडीशन। अब कहानी समझना। मिस्टर दामोदर इज अ मेंबर ऑफ ए क्रू ऑफ ए दुबई बाउंड इंडियन शिप, तो ही इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ही इज लिविंग इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप carrying passengers in the international waters which left Kochi port in Kerala on 12th August 2016. Following details are made available to you for the previous year 16-17. Date entered into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship by Mr. Damodar. 12 अगस्त को ज्वाइन कर लिया, तो ये 12 अगस्त को मानेंगे वो इंडिया के बाहर है। Date entered into the continuous discharge certificate in respect of signing of the ship by Mr. Damodar, और 21 जनवरी 2017 को वो इंडिया आ गया, है ना। तो 21 जनवरी को भी मानेंगे वो इंडिया के बाहर है। तो 12 अगस्त से 21 जनवरी हम लोग क्या मानेंगे, वो इंडिया के बाहर है। In May 2016, he had gone out of India to Singapore and Malaysia on a private tour for a continuous period of 29 days. यानी 16-17 में भी वो इंडिया के बाहर था 29 डेज के लिए। तो 16-17 में वो 2 बार इंडिया के बाहर है, एक तो 29 डेज के लिए और दूसरा 12 अगस्त से लेकर 21 जनवरी तक। अब अगर देखते हैं तो इंडिया में कितने दिन रहा, 16-17 में 173 डेज रहा। कैसे? हमने यहाँ पर देखो नीचे में पीरियड में इज आउटसाइड इंडिया, 12 अगस्त से 21 जनवरी 163 डेज, मई में 29 डेज, टोटल वो इंडिया के बाहर रहा 192 डेज। 16-17 में कितने दिन है टोटल? 365, यहाँ 356 लिखा हुआ, 365 माइनस 192 कितना आएगा? 173 डेज। तो 16-17 में 173 डेज रहा। अब वो टोटल जो 7 साल में वो रहा है 830 दिन रहा है, पिछले 4 साल में 430 दिन रहा है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, पिछले 4 साल में 430 दिन, पिछले 3 साल में 400 दिन। अब ये 173 डेज का कंडीशन 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जो नहीं कर रहा, तो हम लोग लिख रहे हैं सिंस ही लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेकंड कंडीशन ऑफ बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। ही स्टे इन इंडिया फॉर प्रीवियस 16-17 लेस देन 182 डेज, देयरफॉर ही इज ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड को किराए पे दिया है टू शूट द मूवी, तो मूवी शूटिंग से जो पैसा आ रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम है या नॉन एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा, एक सीडलिंग इन ए नर्सरी यानी कि गमले में पौधे उगा के बेच रहा है, वो एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनकम जो डिफाइन किया गया वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में डिफाइन किया गया, और एज पर सेक्शन 2(1)A कहता है कि जो आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दैट शुड बी ऑन लैंड, और अगर लैंड के ऊपर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं है और उससे फिर पैसा आ रहा है विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन लैंड, तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो इसलिए इन दिस केस इनकम अराइजिंग फ्रॉम मूवी शूटिंग इज ए नॉन एग्रीकल्चर इनकम सिंस नॉट अराइजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन लैंड। फिर दूसरा कि गमले के ऊपर पौधा उगा के, गमले में पौधा उगा के अगर बेचा जा रहा है तो अगेन लैंड नहीं है, तो वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होना चाहिए। लेकिन इसका एक्सेप्शन बना दिया गया, और एक्सेप्शन में कहा गया कि अगर सीडलिंग से जो नर्सरी में गमले के ऊपर पौधा उगा के अगर बेचते हैं वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो there is an exception card where it says income arising from seedling shall be treated as agricultural income even if agricultural operations not performed on land. ठीक है। Mr. Nambi, a salaried employee, furnishes following details: basic salary fully taxable, dearness allowance fully taxable, not forming part of salary क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ, commission fully taxable लेकिन सास का पार्ट नहीं होगा क्योंकि not based on sales turnover, entertainment allowance fully taxable और इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉई है। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर 21,000 है, तो क्योंकि ये परक्विजिट से 15,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ सॉल्यूशन देख लो, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट में 15,000 हमने माइनस करके लिख दिया।
इसके बाद लिखा हुआ प्रोफेशन टैक्स ऑफ दिस 50% इज पेड बाय एम्प्लॉयर, तो मैं 50% ऐड करूंगा और 100% यानी कि 7,000 माइनस करूंगा। तो हमने 50% ऐड कर दिया और नीचे माइनस जो किया है वो 7,000 किया। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ये एग्जाम्प्ट है। गिफ्ट वाउचर गिवन बाय एम्प्लॉयर ऑन हिज बर्थडे 12,000, यहाँ पर 5,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा, तो 12,000 माइनस 5,000 हमने माइनस करके 7,000 दिखला दिया। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ नाम बी पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये पहले ऐड होगा फिर एटीसी में माइनस होगा, तो 34,000 हमने पहले ऐड कर दिया और टोटल इनकम में, ग्रॉस टोटल इनकम में एटीसी माइनस कर दिया। और हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में एक बात बताई थी, अगर ऐड होगा सैलरी में तो ड्यू बेसिस पे ऐड होगा और पेड और डिडक्शन मिलेगा पेड बेसिस पे। इसके बाद है लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर यूज एट होम, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैपटॉप टू एम्प्लॉयर, ये सब है। चिल्ड्रन ऑफ द एसएससी आर आल्सो यूजिंग, तो यूज ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर इज फुल्ली एग्जेम्प्ट 30,000, तो ये ऑब्वियसली ये फुल्ली हमने एक्सेप्ट कर दिया। बाई चांस ये टैक्सेबल होता तो 10% टैक्सेबल होता, मान लो कोई और ऐसा होता तो 10% ऑफ 30,000 यानी 3,000 टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉयर कंपनी ओन्स ए टाटा नैनो कार, गाड़ी किसकी है? कंपनी की यानी कि एम्प्लॉयर की है, और was provided to the SSC both for official and personal use, no driver was provided, engine capacity यानी गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो 1800 पर मंथ इज टैक्सेबल। तो यूज ऑफ कार फैसिलिटी 1800 into 12, 21,600। उसके बाद एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, अब क्रेडिट कार्ड फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, क्रेडिट कार्ड अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, तो ये हमने फुल्ली एग्जेम्प्ट कर। यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी 2,000, इसमें लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ यूजेस आर नॉट अवेलेबल, तो यूजेस आर नॉट अवेलेबल इसलिए हमने टैक्स कर दिया, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज आ गया, अदर इनकम नील है, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, एटीसी का रिडक्शन दे दिया तो टोटल इनकम आ गया। और इसमें पूछा क्या गया था? सिर्फ पूछा गया था इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, तो ऑब्वियसली मुझे ये सैलरीज 10,44,600 के बाद की कैलकुलेशन करने की जो कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। 4A1 का जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 9 के ऊपर 9 के बेसिस पे है। सेक्शन 9 क्या है? इनकम डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, और इसके 7 क्लॉजेस हैं। इसमें पहला बिजनेस और एसेट है, और दूसरा सर्विसेज रेंडर्ड इंडिया, तीसरा सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, चौथा डिविडेंड है, पांचवा इंटरेस्ट है, और छठा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, और पांचवा इंटरेस्ट है, छठा रॉयल्टी है, और सातवां फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है। और इस सब में ये बताया था अगर सोर्स ऑफ इनकम इज इन इंडिया तो इंडियन इनकम है। तो रिसीव 20 लाख फ्रॉम ए नॉन रेजिडेंट फॉर यूज ऑफ पेटेंट फॉर ए बिजनेस इन इंडिया, तो ये ऑब्वियसली ये 20 लाख क्या हो जाएगा? इंडियन इनकम हो जाएगा, ठीक है। फिर रिसीव 15 लाख फ्रॉम ए नॉन रेजिडेंट इंडियन, किससे रिसीव कर रहा है, किसको पेमेंट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर यूज ऑफ नो हाउ फॉर ए बिजनेस इन श्रीलंका, तो ये कौन सी इनकम हो गई? फॉरेन इनकम हो गई, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। Receive 7 lakh from RR Company Limited, an Indian company, for providing technical know-how in India. तो अगेन ये 7 लाख क्या हो गया? इंडियन इनकम हो गया। रुपीज 5 लाख फ्रॉम RN Company मुंबई फॉर कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडी फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट इन नेपाल, तो ये फॉरेन इनकम हो गया। तो ये सारा हमने लिख ही दिया। तो अगर इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम है तो नॉट टैक्सेबल है, इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम है तो नॉट टैक्सेबल। नीचे में हमने सारा रीजनिंग डाला ही हुआ है, ठीक है, सेक्शन के साथ है, हो जाएगा। देखिए ये हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग वो ओन करता है और उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ जून 2015 में। उसने 5 लाख रुपया लोन लिया था अपने एक दोस्त से, और उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है 15% पर एनम, और ही इज एलिजिबल फॉर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एज डिडक्शन एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और इसने फिर कमर्शियल बिल्डिंग को किराए पे दे दिया है, और म्यूनसिपल टैक्स 18,000 रुपया दिया है, और 18,000 ईच फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस ऑन दिस, ठीक है। ही पेड म्यूनसिपल टैक्स, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 15 लाख लोन एट द रेट ऑफ 15%, डेट ऑफ बोरिंग 1 अगस्त 2014 जो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन में। डेट ऑफ रीपेमेंट नहीं लिखा हुआ तो नॉट येट पेड। हमने कहा था डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ये अलग से लिख लेना, जो जून 2015 है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ उसको एक बार भूल जाते हैं। 1 अगस्त 2014 को लोन लिया तो 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 हमने इंटरेस्ट लिख लिया। 15 लाख का 15% कितना होता है? 2,25,000, और यहाँ पर 8 महीने के लिए तो 2,25,000 को 12 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई करके 1,50,000 आ गया, बाकी 2,25,000।
अब हम लोग ने देखा जून 2015 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो जून 2015 यानी कि 15-16, तो ये 2,25,000 यानी कि यहाँ ये वाला पोर्शन क्या हो गया, पोस्ट हो गया। 1,50,000 वाला पोर्शन फ्री हो गया। 1,50,000 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा 30,000, और 2,25,000 पोस्ट का, तो 2,55,000 माइनस होगा। ठीक है, 16-17 में। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है। अब प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, अगर उसको किराए पे दिया जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी अगर एसओपी फॉर बिजनेस है तभी बिजनेस में जाएगा, वरना सारी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। तो एक्चुअल रेंट कितना आ गया, 4,80,000, ग्रॉस एन वैल्यू इतना आ गया। म्युनिसिपल टैक्स लिखा हुआ है कितना, इसने पेमेंट किया, he paid municipal tax ₹18,000 each for financial year 15-16, 16-17 on 1st May 2016 and 5th April 2017, इस तरह से लिखा हुआ है। और हमें किस ईयर का निकाल रहा हूँ मैं, 16-17 को, तो 16-17 को वो सिर्फ 18,000 दे रहा है। ये जो 17-18 को दे रहा है वो 17-18 में माइनस होगा, तो इसलिए मैंने 18,000 क्या माइनस किया, यहाँ पर कितना माइनस करूंगा, 18,000 ही माइनस करूंगा। नेट एनुअल वैल्यू आ गया, स्टैंडर्ड एक्शन माइनस कर दिया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, इतना आ गया आंसर। ठीक है, देखिए कैपिटल गेन का क्वेश्चन है। मिस्टर युधिष्ठिर बॉट ए वेकेंट लैंड फॉर 80 लाख मई 2004 में, और रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड 88 लाख हो गया। इसके ऊपर इसने रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया 100 लाख में, और कब कंस्ट्रक्ट किया, फाइनेंशियल ईयर 6-7 में। अब ये बिकेगा तो आप क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 88 लाख माइनस करोगे, और 100 लाख यानी कि 1 करोड़ क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो गया। ठीक है, अब ये बिकेगा, मान लो 16-17 में बिकेगा, तो ये कौन सा एसेट कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। ठीक है, he entered into an agreement for the sale of the above residential house with Mr. John, non-relative, in April 2015. The sale consideration was fixed at 700 lakh on 23 April 2015. Mr. Yudhishthir received 20 lakh as advance in cash by executing an agreement. ठीक है, फिर the sale deed was executed and registered on 14 जनवरी 2017 for agreed consideration. अब इसने जॉन के साथ एग्रीमेंट कर लिया, कितने में बिकेगा, 700 लाख, यानी कि 7 करोड़ में बिकेगा, जिसके लिए उसने 20 लाख रुपया एडवांस ले लिया। ठीक है, अब ये सेल इसको हो पा रहा है, यानी कि सक्सेसफुल सेल है। अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो ये 20 लाख फॉरफिट होता, और फॉरफिट होता तो सेक्शन 51 एप्लीकेबल इसमें नहीं होता। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाके ये 20 लाख टैक्सेबल हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। फिर द सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड ऑन दिस 14 जनवरी 2017। इसका मतलब आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 जो ट्रांसफर का डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ था कि अगर चाबी पकड़ा दी गई, पोसेशन दे दिया गया, तो उसे हम ट्रांसफर मान लेंगे, भले रजिस्ट्रेशन बाद में हो। लेकिन यहाँ पर सेल डेट जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ उसी दिन रजिस्टर्ड भी हो गया, तो 16-17 इज द डेट ऑफ ट्रांसफर। हाउएवर द स्टाम्प valuation authority had revised the values, hence the value of property for stamp duty value purpose was 770 lakh। अब जब इसने एग्रीमेंट किया था तो कितना था, 700 लाख। अब जब रिवाइज हो गया तो कितना हो गया, 770 लाख। अब सेक्शन 50C क्या कहता है, सेक्शन 50C क्या कहता है, सेल कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिचएवर डेट इज हायर, करेक्ट है। अब लेकिन अब इसमें मैं 770 लूंगा या 700 ही लूंगा, क्योंकि जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, एक एक्सेप्शन हमने बताया था कि जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है और उस दिन के एग्रीमेंट में अगर उसने कैश में नहीं, अगर चेक से पेमेंट कर रहा होता तब तो मैं 700 लाख ही लेता। इसमें किससे पेमेंट कर रहा है, कैश में। अब मैं कितना लूंगा, 707 लाख। तो मैं इसीलिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे क्या लूंगा, 770 लाख। तो नीचे देखना सेल कंसिडरेशन हमने 770 लाख लिखा है। ठीक है, नाउ मिस्टर युधिष्ठिर पेड 1% एज ब्रोकरेज ऑन सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड। मैं जो 1% ब्रोकरेज लूंगा वो किस अमाउंट पे लूंगा, 700 लाख का सेल ट्रांसफर एक्सपेंस, 770 लाख का नहीं लूंगा। तो मैं यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन देखो, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1% ऑफ 700 लाख, करेक्ट है। इसके बाद अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लैंड का लूंगा 88 लाख का करूंगा, 1125 डिवाइड बाय 480, 480 किस डे का, 2004 का, जब उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी लैंड। और यहाँ पे 6-7 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया, तो 6-7 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 519 है, तो ये हमने ले लिया। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 3 करोड़ समथिंग। अब ये बेच के वो एक्वायर्ड रेजिडेंशियल हाउस एट दिल्ली फॉर 110 लाख और एक्वायर्ड रेजिडेंशियल हाउस एट लंदन फॉर 190 लाख। अब ये रेजिडेंशियल हाउस अगर इंडिया में एक्वायर करेगा तभी एग्जेम्पशन मिलेगा, तो ये इंडिया में 110 लाख का एक्वायर किया, उसका हमने एग्जेम्पशन दे दिया।
लंदन वाला एग्जाम्पशन नहीं दिया। 54 EC सब्सक्राइब टू NHAI कैपिटल गेन बॉन्ड 45 लाख 29 मार्च को, 50 लाख 12 मई को, 6 महीने के अंदर एक्वायर कर रहा है दोनों ही, लेकिन मैक्सिमम 50 लाख इन 2 फाइनेंशियल ईयर है, तो मैं मैक्सिमम कितना माइनस करूंगा 50 लाख, तो ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, हो गया।